हेलो एवरीवन, हमारे चैनल EWD पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हमारी जो वीडियोस हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती होंगी। हम बड़ी मेहनत के साथ आपको ये इंफॉर्मेटिव डाटा प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अपनी बेहतर तैयारी के लिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज हमारी क्लास होने वाली है करंट अफेयर्स, जो है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है ये, जो सुबह 7 बजे आती है और ये हमारी 9 जून के आज करंट अफेयर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन का सदस्य नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि बायो फार्मास्यूटिकल जो गठबंधन है उसका सदस्य कौन सा देश नहीं है। तो देखिए, भारत भी उसका सदस्य है, दक्षिण कोरिया भी उसका सदस्य है, अमेरिका भी उसका सदस्य है। जो सदस्य नहीं है तो कौन है? दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन का सदस्य नहीं है। देखिए, ये जो बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई है वर्ष 2024 की, ये हुई है अमेरिका के सैन डिएगो में। ठीक है, और इसमें सदस्य कौन कौन है? भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ, ये सभी जो मिलकर हैं ये बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन के सदस्य हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष हैं वो चुने गए हैं फिलेमोन यांग। कौन चुने गए हैं? फिलेमोन यांग। तो देखिए, जो ये फिलेमोन यांग है ये कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। कैमरून के प्रधानमंत्री ये रह चुके हैं और इन्हें 79वां अध्यक्ष चुना गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा का। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो है आपको पता है ये सत्र 10 सितंबर को होगा और 24 सितंबर से इसकी जो उच्च स्तरीय आम बहस है वो शुरू हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, त्रिनिदाद और टोबैगो के जो राजनयिक हैं डेनिस फ्रांसिस, आपको पता है 2023 में इन्हें अध्यक्ष चुना गया था, डेनिस फ्रांसिस को। ये 78वें थे, 78वें सत्र के अध्यक्ष, और अब चुना गया है आपको पता है फिलेमोन यांग को। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात हो रही है जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये संयुक्त राष्ट्र के जो 6 भाग हैं उसका एक प्रमुख अंग है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, 7 जून 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई जो द्विवार्षिक नीति है उसके अनुसार जो वर्तमान रेपो दर है वो क्या है? तो जो वर्तमान रेपो दर है देखिए वो है 6.5%। ठीक है, ये द्विवार्षिक नीति है जो जारी की गई है और आपको पता है रिजर्व बैंक ने पहले भी रेपो रेट जो है यही रखी थी 6.5% और इसमें कोई बदलाव नहीं किया है और अब भी कितनी रखी गई है? ये 6.5% ही रखी गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, किस राज्य के नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य ये रामसर साइट घोषित किए गए हैं, ये किस राज्य से संबंधित है? बात हो रही है नागी पक्षी अभ्यारण्य की और नकटी पक्षी अभ्यारण्य की। तो ये कहाँ स्थित है? देखिए ये स्थित है बिहार में। ठीक है, बिहार के ये हैं, बिहार राज्य की बात हो रही है। नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को याद रखिएगा, इन्हें रामसर साइट में घोषित किया गया है और अब तक बिहार में जो रामसर साइट है वो 3 हो गई हैं। ठीक है, 3 हो गए हैं। आपको पता है रामसर साइट पहले कौन सी थी बिहार में? वो थी कांवर झील। कांवर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया था। कांवर झील कहाँ है? ये बेगूसराय जिले में है और इसे वर्ष 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और अब टोटल बात करें हम देश की, तो देश में जो हमारे रामसर साइट है, रामसर साइट्स को कितने हो गए हैं? रामसर 82 हो गए हैं। ठीक है, और कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये हो गया है 13,32,74,624 हेक्टेयर क्षेत्र। ये हेक्टेयर में बात हो रही है, तो इतने हेक्टेयर क्षेत्र को
ये जो 82 रामसर स्थल है ये कवर करते हैं। ये जो 82 रामसर स्थल हैं ये इतने हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं, ठीक है। और हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो पूरे विश्व में लगभग 2000 रामसर स्थल हैं, जिसमें से अब भारत में कितने हैं, भारत की बात हो रही है तो जिसमें भारत में कितने हैं 80। तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। रामसर साइट की बात हो रही है तो आपको पता है रामसर साइट क्या है, ये वे आर्द्र भूमि है जिसे हम इंग्लिश में वेटलैंड्स कहते हैं। देखिए आप याद रखिएगा कि आर्द्र भूमि, आर्द्र का मतलब होता है गीला, गीली भूमि, नमी वाली भूमि जिसे हम आर्द्र भूमि कहते हैं। यानी ये नमी वाली वो भूमि है जहां पानी की मात्रा, जहां पानी हमेशा ही अवेलेबल रहता है, ठीक है। वो नमी जहां बहुत ज्यादा रहती है भूमि में वो आर्द्र भूमि होती है। तो इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इसे हम वेटलैंड्स कहते हैं, ठीक है। इन्हें अंतरराष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। और ये शुरुआत कहाँ से हुई थी रामसर स्थल की, लेकिन 1971 में क्या हुआ था, ईरान के रामसर में ये सम्मेलन हुआ था जिसे रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण से ही संबंधित है, यानी कि जितने भी वेटलैंड्स है उनके संरक्षण से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी इन्हीं के द्वारा सांस लेती है और इन्हें संरक्षित किया जाए। इन्हें संरक्षित करने के लिए 1971 से काम किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए हर देश में जो भी रामसर स्थल होता है उसको संरक्षित करने के लिए और अधिक उपाय किए जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ईपीआई 2024 में भारत की रैंक क्या रही है। तो देखिए ये भारत की रैंक इसमें बिल्कुल अच्छी नहीं रही क्योंकि 180 देशों को इसमें शामिल किया गया था और एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में भारत की स्थिति बहुत खराब है। तो इसमें भारत को रैंक दी गई है 176वीं, जो 180 में है, बस पीछे 4 ही देश छूटे हैं। ये बहुत बेकार बात है। देखिए अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जो येल यूनिवर्सिटी है, अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी इसे लिस्ट को जारी करती है। येल यूनिवर्सिटी का भी एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है पर्यावरण कानून और नीति केंद्र, ठीक है। येल यूनिवर्सिटी का ये सेंटर है पर्यावरण जो कानून और नीति केंद्र, ये ईपीआई को जारी करता है। आगे बात करते हैं। इस विश्वविद्यालय ने जो ये रिपोर्ट जारी की है आपको पता ही है, इसके अलावा भी इन्होंने कई सारी रिपोर्ट जारी की है। ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करते हैं, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड ग्लोबल रैंकिंग 2024 जारी हुई है, क्लाइमेट चेंज ग्लोबल रैंकिंग 2024। ये येल यूनिवर्सिटी जो है ये इन दोनों रिपोर्ट्स को भी जारी करती है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में आपको पता है 2024 के अनुसार 180 देशों में भारत को मात्र 27.6 अंक दिए गए हैं और भारत 176वें यानी कि बहुत पीछे है, पीछे से भारत 5वें नंबर पर है। तो ये बड़ी शर्म वाली बात है। हालांकि भारत ने पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे उपाय किए हैं, भारत कर रहा है कंटिन्यू, वनों को बढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी जितने प्रयास किए जा रहे हैं वो वर्तमान समय को देखते हुए कम है। हमें पर्यावरण को और बेहतर बनाने के लिए और उचित और ठोस कदम उठाने होंगे। आपको पता है ईपीआई जो है हमारी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है, आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसे कौन जारी करता है, तो नोट कर लीजिए इसे येल यूनिवर्सिटी जारी करती है। येल यूनिवर्सिटी का भी एक सेंटर है, एक कानून है, एक केंद्र है जो जारी करता है जिसका नाम है पर्यावरण कानून और नीति केंद्र, ठीक है। ये जारी करता है। हो सकता है एग्जाम में आपको येल यूनिवर्सिटी ही दिया जाए ऑप्शन में, तो ऑप्शन को गलत नहीं करना है। नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को, ये जो रैंक्स होती हैं इन्हें तो आप नोट कर ही लीजिए। तो इसमें टॉप 3 कंट्री कौन कौन सी है, नंबर 1 पर है एस्टोनिया, नंबर 2 पर है लग्जमबर्ग, नंबर 3 पर है जर्मनी। तो ये 3 देश हैं जिन्होंने टॉप किया है। एस्टोनिया नंबर 1 पर है, लग्जमबर्ग नंबर 2 पर है, जर्मनी नंबर 3 पर है। और भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो भारत इसमें 176वें नंबर पर है और सबसे लास्ट जो अंतिम रैंक दी गई है वो दी गई है वियतनाम को, यानी वियतनाम की स्थिति सबसे ज्यादा खराब बताई गई है। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, ये जारी करती है एनवायरमेंटल हेल्थ ग्लोबल रैंकिंग, ठीक है। एनवायरमेंटल हेल्थ ग्लोबल रैंकिंग, इसमें सबसे पहली रैंक है आइसलैंड, पहली रैंक दी गई है आइसलैंड को।
दूसरी रैंक दी गई है नॉर्वे को, तीसरी रैंक दी गई है आपकी फिनलैंड को। ठीक है, पहले दूसरी और तीसरी रैंक मिली है आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड को। भारत की बात करें तो भारत की हेल्थ ग्लोबल रैंकिंग में भी जो रैंक है, एनवायरमेंटल हेल्थ की बात हो रही है, तो भारत की ये रैंक भी 177 है, जो कि बहुत ज्यादा है। अगला प्रश्न और देख लेते हैं, इसमें अगला पॉइंट भी है, 3 रैंक इसमें शामिल हो गई हैं। अगली रिपोर्ट है क्लाइमेट चेंज ग्लोबल रैंकिंग रिपोर्ट। तो जो क्लाइमेट चेंज ग्लोबल रैंकिंग रिपोर्ट है, इसमें पहली रैंक दी गई है एस्टोनिया को, एस्टोनिया देश को पहली रैंक दी गई है। यहाँ बात नोट करने लायक है कि जो क्लाइमेट चेंज ग्लोबल रैंकिंग है, इसमें भी एस्टोनिया को पहली रैंक दी गई है, और एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी एस्टोनिया को पहली रैंक दी गई है। फिनलैंड को दूसरी रैंक दी गई है, तीसरी रैंक दी गई है यहाँ ग्रीस। ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य की बात है तो भारत इसमें 133वीं रैंक दी गई है, और सबसे लास्ट जो रैंक इन्होंने दी है, ये दी है लाओस को। ठीक है, तो देखिए इन तीनों ही रैंक्स को आप नोट कर लीजिए, तीनों ही रैंक्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इन्हें येल यूनिवर्सिटी अमेरिका की जारी करती है। हम ईपीआई की बात कर लेते हैं, यानी कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की। तो ये प्रत्येक 2 वर्ष में जारी होती है, हर 2 साल में ये जारी की जाती है। इसकी शुरुआत वर्ष 2002 में की गई थी, और इसे जारी कौन करता है आपको पता ही है, हम पढ़ चुके हैं, अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के पर्यावरण कानून और नीति केंद्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, विश्व महासागर दिवस वर्ष की निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये आपके लिए है। तो देखिए बात हो रही है वर्ल्ड ओशियन डे की, विश्व महासागर दिवस की। तो इसे हम मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 8 जून को, 8 जून को हम इसे मनाते हैं। ठीक है, 8 जून। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, थीम जरूर याद रखिएगा। थीम रही है इसकी अवेकन न्यू डेप्थ्स। जितनी भी थीम्स आती हैं आपकी दिवस की, जो भी आपका दिवस मनाया जाता है, जो भी उसकी थीम आती है, आप उसे शांति से नोट कर लिया करें। जब आप एग्जाम देने जाएंगे एक बार रिवाइज जरूर करें, आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलने वाला है उसका। ठीक है, तो थीम्स को नोट जरूर करें एग्जाम टाइम पे, बहुत ज्यादा देखने का समय नहीं होगा, हम एक बार देख जरूर सकते हैं, हमें बहुत फायदा मिलेगा। तो क्या थीम रही है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की? अवेकन न्यू डेप्थ्स। ठीक है, एक बार जान लेते हैं विश्व महासागर दिवस आपको पता है पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? 1992 में कनाडा का जो आईसीओडी है, यानी कनाडा का अंतरराष्ट्रीय केंद्र और ओशियन इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा, ठीक है, इन्होंने जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था उसमें ये प्रस्ताव रखा था कि विश्व महासागर दिवस, महासागरों के लिए इसको मनाया जाना चाहिए। तो क्या हुआ था, 2008 में ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया और विश्व महासागरीय दिवस को मान्यता दे दी गई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महासागर पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में एक तो लोगों को बताना, महासागर के सही प्रबंधन के लिए सभी एकजुट करना इसका उद्देश्य है। आपको पता है 8 जून को हम विश्व महासागर दिवस को मनाते ही हैं, उसके अलावा हम 8 जून को मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। ठीक है, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी हम 8 जून को ही मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अखिल भारतीय टेनिस संघ द्वारा आजीवन उपलब्धि के लिए दिलीप बोस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सम्मानित किया गया है नरसिंह और रोहिणी लोखंडे। नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को माफ कीजिए AITA द्वारा आजीवन उपलब्धि के लिए दिलीप बोस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अवार्ड का नाम याद रखिए, दिलीप बोस अवार्ड इसका नाम है, AITA द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, और ये पहली बार ऐसा है, इंपॉर्टेंट बात है ये, इसे नोट कर लीजिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब महिला कोचों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की घोषणा की गई है। पहली बार किसी महिला कोच को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पहली महिला कोच कौन है जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिन्हें दिया जा रहा है, तो वो कौन है? तो देखिए वो है रोहिणी लोखंडे। ठीक है, ये पहली ऐसी महिला कोच हैं जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। पुरस्कार का नाम है दिलीप बोस अवार्ड।
बात करें, ये तो महिला हैं जिन्हें पहली बार ये अवार्ड दिया जा रहा है। बात पुरुषों में करें, नरसिंह दिलीप की, बात करें नरसिंह की, तो नरसिंह को जो दिलीप बोस पुरस्कार है, ये 11वीं बार है। ये हमारे ऐसे 11वें पुरुष हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। और ये पुरस्कार इन्हें आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, भारत और कतर के बीच निवेश सहयोग मजबूत करने के लिए निवेश पर संयुक्त कार्य बल यानी JTFI की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, ये आयोजन किया गया आपका कतर में, ठीक है। तो भारत और कतर के बीच निवेश सहयोग को मजबूत करने के लिए निवेश पर संयुक्त कार्यबल यानी JTFI की पहली बैठक न्यू दिल्ली में ये आयोजित की गई है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, शेख सबा खालिद अल सबा, देखिए इनके नाम बड़े लंबे होते हैं। शेख सबा खालिद अल सबा को किस देश का क्राउन प्रिंस नियुक्त किया गया है? तो ये कहाँ के क्राउन प्रिंस नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं कुवैत के क्राउन प्रिंस, ठीक है। देखिए बात हो रही है, शेख सबा खालिद जो हैं, ये कुवैत के शासक अमीर ने इन्हें क्राउन प्रिंस नियुक्त किया है। और जो ये हैं कुवैत के शासक अमीर हैं, अमीर जो है ये राज्य का मुखिया होता है। हम कुवैत की बात कर रहे हैं। तो जो कुवैत देश है, तो आप ये मैप देख रहे हैं, ये अपना प्यारा भारत है। और ये जो बात हो रही है, ये यहाँ ये जो रेड आपको दिख रहा है, इस गोले के अंदर जो रेड रेड आपको दिख रहा है, कुवैत की लोकेशन ये है। छोटा सा ये देश है, ये आपको बड़ा दिख जाए इसलिए आपको बड़ा वाला मैप भी मैंने लगाया है। आप यहाँ देखें तो ये जो आपको दिख रही है लोकेशन, ये है कुवैत एक्चुअल में, ठीक है। ये कुवैत है और कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी है। और कुवैत की जो यहाँ करेंसी यूज होती है वो है कुवैती दिनार, ठीक है। तो ये छोटा सा देश है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, डॉक्टर AJT जॉन सिंह, इनका निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो डॉक्टर AJT जॉन सिंह हैं, ये आपके वन्य जीव संरक्षण यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से ये संबंधित थे, ठीक है। ये कौन थे? ये एक जीव विज्ञानी थे और वन्य जीव संरक्षण के अग्रदूत थे। ये 78 वर्ष की आयु में बेंगलोर में इनका निधन हुआ है। इन्होंने क्या किया है, देखिए इन्होंने क्या किया है, वन्यजीव संरक्षण के लिए एशियाई हाथी, एशियाई शेर, गोरल, हिमालयी आइबेक्स, नीलगिरी तहर, सुस्त भालू, भूरे रंग की विशाल गिलहरी और नीलगिरी लंगूर, इन्होंने इन पर रिसर्च की है। इन्होंने रिसर्च की है, ये एक जीव विज्ञानी थे, ठीक है। बात हो रही है, इन्हें 2004 में सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन बायोलॉजी ने विशिष्ट सेवा पुरस्कार और भारतीय वन्य जीवों के लिए आजीवन सेवा के लिए 2004 में कार्ल जीस वन्य जीव संरक्षण अवार्ड, जिसे हम ये भी ऐसे बोलते हैं, इसे इंग्लिश में देख सकते हैं आप, कार्ल जीस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन 2004 में इन्हें इस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। आपको पता है 1945 में इनका जन्म हुआ था, 2024 में अब इनकी डेथ हो गई है। और ये बड़े प्रसिद्ध जीव विज्ञानी थे, जो इन्होंने संरक्षण के लिए, जीवों के संरक्षण के लिए बहुत कार्य किया है, बहुत रिसर्च की। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये आपकी 9 जून की क्लास थी, अब हम मिलेंगे आपको 10 जून की क्लास में। तो देखिए यदि वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए मिलेंगे हम आपको आपकी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।